हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर 13। इससे पहले के चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। इस यूट्यूब चैनल पर हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पढ़ा रहे हैं और साथ में ही सीटेट की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद के इतिहास में बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत कैसे आए, उन्होंने फिर भारत में आकर कैसे राजनीति में वे एंटर हुए और किस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, दांडी मार्च करा और भारत को किस प्रकार आज़ादी के मोड़ पर लेके आज़ादी करवाई। इस प्रकार हम उस सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रवाद के इतिहास में पराये अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। महात्मा गांधी जो है बच्चों, उनको भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। मतलब कि जितने भी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में आंदोलन में भाग लिया, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली और सम्मानित जो थे, सम्मानित तो सभी हैं परंतु जाने जो गए, देश के हर कोने तक जाने गए महात्मा गांधी। इसलिए उन्हें जो ये राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, ये गलत नहीं है। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। विदेश में 2 दशक रहने के बाद, यानी 2 दशक कितने हो जाते हैं, 20 साल रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आ गए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे। गांधी जी जो थे वे एक वकील थे और दक्षिण अफ्रीका में वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में तो गए थे, परंतु दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनके जल्द ही गांधी जी नेता बन चुके थे। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, इन इतिहासकार का आपको नाम याद करना होगा, चंद्रन देवनेसन। ये टिप्पणी आपको दे दी जाएगी एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि किस इतिहासकार ने ये टिप्पणी की है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ने महान बनाया है। उसमें ऑप्शन होंगे तो आपको ऑप्शन लगाना होगा चंद्रन देवनेसन, क्योंकि इन्होंने ही ये टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सबसे पहले अपनी अहिंसात्मक जो तकनीक थी, और दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, महात्मा गांधी बच्चों भारत वापस कब आए, 1915 में, और जनवरी का महीना था। भारत आए तो उस समय का भारत 1893 जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। गांधी जी यहाँ भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और जब 1915 में भारत आए तो 1915 का भारत 1893 के भारत से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश ही था। भारत जो था 1915 में भी एक ब्रिटिश उपनिवेश ही था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 से 7 के विदेशी आंदोलनों के माध्यम से इसने व्यापक रूप के मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। 1905 से 7 में बच्चों स्वदेशी आंदोलन चला और उस आंदोलन के माध्यम से
इसने मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन जो था, इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। वे नेता कौन थे? जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। इन तीनों नेताओं को लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाता है। इन तीनों का ये जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि अगर आप देखो कि पंजाब उत्तर भारत में इधर और महाराष्ट्र इतनी दूर और फिर बंगाल, तो ये तीनों ही इतनी दूर थे और इन तीनों का एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद भी मूल क्षेत्र जो है इनका एक दूसरे से बहुत दूर थे। लेकिन इन तीनों ने ही जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, मूल क्षेत्र दूर होने के बावजूद भी ये एक हुए और इन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक कर्मिक व लगातार प्रयास करते रहने का के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के माननीय राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी उदारवादियों में ही शामिल थे। और ये भी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये भी गांधी जी की तरह एक वकील थे और गुजराती मूल के थे और ये लंदन में एक वकील के पद पर थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। जब गांधी जी जनवरी 1915 में आए तो उन्होंने जब गोखले जी से पूछा कि भारत का क्या हाल, कैसा हालात है यहाँ, तो उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि वे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करें और खुद ही देखें कि भारत की जो जनता है उसके साथ क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव है। तो उस प्रकार गांधी जी ने वे यात्रा की। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। यानी कि गांधी जी की जो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति हुई वे फरवरी 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह हुआ तो उस टाइम में उनकी उपस्थिति हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, गांधी जी को इस समारोह में उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बुलाया गया था, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। यह आपको याद रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? फरवरी 1916। और यही वह टाइम घड़ी थी जिस टाइम गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण भारत में सार्वजनिक उपस्थिति हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोषक था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोषक था। इसे बनाने में 1 रुपया भी अंग्रेज़ों का नहीं था, ब्रिटिश सरकार का। यह पूरी तरीके से भारतीय धन से ही बना था। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस की वार्षिक बैठक जो हुई थी दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई, तो उसमें बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें गांधी जी को वहाँ अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। वह किसान कौन था जो 1916 दिसंबर की बैठक में गांधी जी से मिलने आया? चंपारण से राजकुमार शुक्ला। और ये गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले गया, जहाँ गांधी जी ने नील उत्पादकों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और वे विजय हुए। इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।